नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर नंबर 67 पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल। तो क्या होते हैं राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज? तो ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन के द्वारा हम इसका मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअल में होती क्या हैं। Political parties are the voluntary associations or organized groups of individuals who share the same political views and try to gain power through constitutional means and who desire to work for promoting national interest। तो कुछ लोगों को तो समझ आ चुका होगा, जो नहीं समझ पाए उनके लिए विद एग्जाम्पल मैं हिंदी में बताने का प्रयास करूंगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो वॉलंटरी एसोसिएशन होती हैं। वॉलंटरी एसोसिएशन यानी स्वैच्छिक संगठन या फिर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, लोगों द्वारा बनाया गया ग्रुप होता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्गेनाइज्ड यानी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप वो होता है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पद बांट दिए जाते हैं, कुछ जिम्मेवारियां बांट दी जाती हैं। जैसे किसी को अध्यक्ष बना दिया, तो किसी को उपाध्यक्ष बना दिया, तो किसी को प्रेस सचिव बना दिया, किसी को सचिव बना दिया। तो जिम्मेवारियां बांट दी गई उनकी योग्यता के आधार पर, उनके अनुभवों के आधार पर, उनकी वरिष्ठता के आधार पर, सीनियरिटी। तो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप वही होते हैं, ठीक है। वॉलंटरी एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ये उन लोगों के समूह होते हैं, उन लोगों के ग्रुप होते हैं, उन लोगों के जिनके राजनीतिक दृष्टिकोण, जिनके पॉलिटिकल व्यूज, जिनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधारा आपस में मेल खाती है। ये उन लोगों के ग्रुप होते हैं जिनकी सोच समझ आपस में एक दूसरे से मेल खाती है। उन लोगों के ये ग्रुप होते हैं। वो ग्रुप जो कि सत्ता हासिल करना चाहते हैं, जो पावर गेन करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के द्वारा, यानी कि संवैधानिक तौर तरीकों के द्वारा सत्ता में आना चाहते हैं, ताकि वो राष्ट्रहित में कार्य कर सके। वो डिजायर टू वर्क फॉर प्रमोटिंग नेशनल इंटरेस्ट, जो नेशनल इंटरेस्ट में कार्य कर सके, इसलिए वो पावर में आना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के द्वारा, संवैधानिक तौर तरीकों के द्वारा। तो संवैधानिक तौर तरीके क्या है? संवैधानिक तौर तरीके हैं चुनाव, इलेक्शंस, वोटिंग। तो इलेक्शंस के द्वारा जब कोई पार्टी जीतने के बाद सत्ता में आती है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के द्वारा वो पार्टी पावर में आई। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स क्या है? जैसे पहले हुआ करता था, किसी राज्य पर आक्रमण करने के बाद उस राज्य को हथिया लिया जाता था, उस राज्य की सत्ता या उस राज्य की को जीत लिया जाता था। तो वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है कि लड़ाई झगड़े के द्वारा, युद्ध के द्वारा आप पावर में आ रहे हो, सत्ता हासिल कर रहे हो। तो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक तरीका है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन है, जो संवैधानिक तौर तरीका है, वो है इलेक्शंस। तो आप समझ गए होंगे। और नेशनल इंटरेस्ट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट यानी कि जैसे राष्ट्रहित में जितने भी कार्य होते हैं, जैसे युवाओं को रोजगार, बच्चों को अच्छी शिक्षा, बुजुर्गों को राहत और पेंशन या हेल्थ इंश्योरेंस इत्यादि, या बॉर्डर पर अच्छी शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब नेशनल इंटरेस्ट हैं। या वैश्विक स्तर पर हमारे देश का नाम हो, उद्योग आगे बढ़े, कृषि आगे बढ़े, उन्नत कृषि, उन्नत किसान, उन्नत उद्योग, उन्नत व्यापार, ये सब नेशनल इंटरेस्ट है।
तो पॉलिटिकल पार्टीज वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं इंडिविजुअल्स के, जिनकी राजनीतिक विचारधारा आपस में मिलती है, जो पावर पाना चाहते हैं, जो सत्ता हासिल करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के द्वारा, ताकि वो राष्ट्र हित में, नेशनल इंटरेस्ट में कार्य कर सकें। यही होती हैं राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो आपको बता दें कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर, यानी पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी डेमोक्रेसी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, यूएस में, कनाडा में या इंडिया में या अदर कंट्रीज जितनी भी हैं, जहां जहां भी डेमोक्रेसी है, वहां वहां 4 प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं। रिएक्शनरी पार्टीज, कंजर्वेटिव पार्टीज, लिबरल पार्टीज एंड रेडिकल पार्टीज। तो एक एक करके हम समझेंगे कि क्या इनकी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, राजनीतिक विचारधारा। तो रिएक्शनरी पार्टीज वो पार्टीज होती हैं जो क्लिंग टू ओल्ड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ओल्ड से याद रखो कि ओल्ड, जो ओल्ड ऑर्डर लाना चाहती हैं, यानी कि जिनकी जो वो ये चाहती हैं कि आज का जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आज की जो राज व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, या आज के जो रीति रिवाज हैं, सामाजिक व्यवस्था है या आर्थिक व्यवस्था है, वो सही नहीं है। पहले वाली व्यवस्था, ओल्ड ऑर्डर बढ़िया था, पहले वाली व्यवस्था बढ़िया थी, वही व्यवस्था दोबारा आनी चाहिए। पहले के रीति रिवाज अच्छे थे, भारतीय संस्कृति, भारतीय जितने भी जो कुछ भी था पहले का स्वर्ण युग, या ऐसी जो बातें करने वाली पार्टीज होती हैं, जो विचारधारा रखने वाली पार्टीज होती हैं, वो रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। फिर बात आती है कंजर्वेटिव पार्टीज। कंजर्वेटिव पार्टीज वो पार्टीज होती हैं जो बिलीव करती हैं स्टेटस क्यू में, बिलीव इन स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टीज हैं, जो प्रेजेंट में जो भी व्यवस्था है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सही हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं लाने की जरूरत है। जैसा चल रहा है ठीक है, जो गरीब है गरीब रहे, जो अमीर है अमीर रहे, मैं अमीर हूं तो मैं अमीर रहूं, मेरे साथ बिल्कुल, मतलब वो स्टेबिलिटी चाहती हैं, वो कोई रिफॉर्म नहीं चाहती, कुछ नहीं करना चाहती, बस जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए, स्टेटस क्यू में बिलीव रखती हैं। इसका मतलब ये है। तो लिबरल पार्टीज वो पार्टीज होती हैं जिनका एम होता है रिफॉर्म लाना एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस में, यानी कि जो इस समय में जो जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो भी राज व्यवस्था है, आर्थिक और सामाजिक जो भी व्यवस्था है, उसमें वो बदलाव तो लाना चाहते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से सुधार लाना चाहते हैं। अगर कोई किसी कुछ लगता है कि यहाँ ये प्रॉब्लम है तो इसको इम्प्रूव किया जाना जरूरी है, तो वहाँ वो धीरे धीरे रिफॉर्म लाते हैं। मान लो संविधान में भी लगता है उन्हें, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि यहाँ बदलाव लाने की जरूरत है, प्रोविजन चेंज करने की जरूरत है, अमेंडमेंट लाने की जरूरत है, तो वहाँ वो बदलाव करते हैं शांतिपूर्वक तरीके से। ऐसी जो पार्टीज होती हैं वो लिबरल पार्टीज होती हैं। रेडिकल पार्टीज वो पार्टीज होती हैं जो न्यू ऑर्डर लाना चाहती हैं। एम एट एस्टेब्लिशिंग अ न्यू ऑर्डर बाय ओवरथ्रोइंग एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। वो पार्टीज जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को ओवरथ्रो करना चाहती हैं, मतलब वो पूरा जो इस समय जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको लगता है कि वो सही नहीं है, उनको टोटली उखाड़ फेंकना चाहिए, उनको बिल्कुल चेंज कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए और न्यू ऑर्डर लेकर के आना चाहिए। तो ऐसी जो पार्टीज होती हैं जो बिल्कुल न्यू ऑर्डर लाना चाहती हैं, वो पार्टीज होती हैं रेडिकल पार्टीज। आपको देखो, एक तरफ तो ऐसी पार्टीज हैं जो ओल्ड ऑर्डर लाना चाहती हैं, एक तरफ ऐसी पार्टीज भी हैं जो न्यू ऑर्डर लाना चाहती हैं, और एक तरफ ऐसी पार्टीज भी हैं जो स्टेटस क्यू, जो सही है, प्रेजेंट में सही है, जो कुछ है सही है, वैसा ही रहना चाहिए, ऐसी पार्टीज भी हैं। तो हर प्रकार की विचारधारा की पार्टीज हैं यहाँ। तो इनकी ये पार्टीज हैं, टाइप्स हैं, और ये इनकी आइडियोलॉजी है। तो आइडियोलॉजीज के बेस पर ही पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स ने, यानी राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को क्लासिफाई किया है लेफ्ट और राइट में और सेंटर में। सेंटर
तो पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया है। तो जो लेफ्ट में रेडिकल पार्टीज को पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, राजनीतिक विशेषज्ञों, विद्वानों ने लेफ्ट साइड में रखा है रेडिकल पार्टीज, और राइट साइड में रखा है रिएक्शनरी एंड कंजर्वेटिव पार्टीज को, कंजर्वेटिव पार्टीज। और जो सेंटर में रखा है वो है लिबरल पार्टीज, लिबरल पार्टीज को सेंटर में रखा है। तो आपको बता दें, रेडिकल पार्टीज वो पार्टीज जो न्यू ऑर्डर लाना चाहती हैं, और रिएक्शनरी पार्टीज वो पार्टीज जो ओल्ड ऑर्डर लाना चाहती हैं। यानी कि जो न्यू ऑर्डर लाना चाहती हैं वो लेफ्ट साइड में, और जो ओल्ड ऑर्डर लाना चाहती हैं वो राइट साइड में, यानी बिल्कुल अपोजिट। तो इनकी विचारधारा के हिसाब से इन पार्टीज में आपस में इनका डिस्प्यूट चलता रहता है, कंट्रोवर्सी चलती रहती है। तो आपको बता दें कि जो पार्टीज लेफ्ट साइड में आती हैं, जैसे रेडिकल पार्टीज, तो उनको लेफ्टिस्ट पार्टीज भी बोला जाता है, लेफ्टिस्ट पार्टीज। और जो पार्टीज राइट साइड में है उनको राइटिस्ट पार्टीज बोला जाता है, राइटिस्ट पार्टीज, यानी कि कंजर्वेटिव पार्टीज, रिएक्शनरी पार्टीज। और जो पार्टी जैसे लिबरल पार्टीज जो सेंटर में है उसे सेंट्रिस्ट पार्टी भी बोला जाता है, सेंट्रिस्ट। ऐसी पार्टीज को सेंट्रिस्ट पार्टी भी बोला जाता है। आपको बता दें, इंडिया के अंदर कौन सी पार्टी लेफ्टिस्ट है, कौन सी राइटिस्ट है, कौन सी सेंटर में है, तो आपको बताते हैं। तो लेफ्ट पार्टी जो इंडिया के अंदर है वो एक तो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई, एक है सीपीएम। तो जो सेंटर में है, जो लिबरल पार्टी है, वो है कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी। वैसे तो इसकी कोई क्लियर कट आइडियोलॉजी है ही नहीं, लेकिन इसको हम सेंटर में रख सकते हैं क्योंकि ये एक लिबरल पार्टी है, सेंट्रिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी। ना ये लेफ्टिस्ट है ना राइटिस्ट है। और जो बीजेपी है, जो इस तरीके की बातें करती है कि स्वर्ण युग, भारत विश्व विजेता, विश्व गुरु, या जो भारतीय संस्कृति की बातें करने वाली पार्टी है, तो ऐसी जो पार्टी है वो हिंदू राष्ट्र, वो बीजेपी है। यानी वो रिएक्शनरी पार्टीज या कंजर्वेटिव पार्टीज उसको बोला जा सकता है। लेकिन बीजेपी पार्टीज की कुछ विचारधारा लिबरल पार्टीज से भी रिलेटेड है। जैसे वो उसने, इस समय बीजेपी सरकार है तो संविधान में कुछ रिफॉर्म्स हुए, सुधार हुए, प्रोविजंस चेंज भी किए और खत्म भी किए गए, और अच्छे अच्छे इनोवेटिव जो हैं नीतियां भी बनाई गई। अच्छा, टेक्नोलॉजीज की ओर काम किया गया, जैसे स्टार्टअप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, इस तरीके, स्किल इंडिया, इस तरीके के कई प्रोग्राम्स हैं तो जो बीजेपी सरकार लेकर के आई है। तो ये जो कुछ फंक्शंस जो हैं वो लिबरल पार्टी से रिलेटेड भी हैं, लिबरल आइडियोलॉजी से। इसलिए ये राइटिस्ट पार्टी तो है बीजेपी, लेकिन लेस राइटिस्ट है। यानी ये एक्सट्रीम राइटिस्ट नहीं है बल्कि लेस राइटिस्ट है। बीजेपी पार्टी जो है राइटिस्ट पार्टी है लेकिन लेस राइटिस्ट है। तो ये थी 4 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ 3 काइंड्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन द वर्ल्ड। पूरे के पूरे विश्व में 3 तरीके के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम देखने को मिलते हैं। 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। 1 पार्टी सिस्टम वो सिस्टम जहां, जिस कंट्री में 1 पार्टी सिस्टम होता है वहां ओनली रूलिंग पार्टी होती है, देयर इज नो ऑपोजिशन इज परमिटेड। वहां विपक्ष नहीं होता, वह विपक्ष अलाउ ही नहीं होता।
ऐसा सिस्टम फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्रीज में, यानी पहले जो कम्युनिस्ट कंट्री यूएसएसआर था, वहाँ कम्युनिस्ट कंट्री यूएसएसआर में देखने को मिलता था, या फिर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी वहाँ यही सिस्टम था। तो वन पार्टी सिस्टम। तो सेकंड है टू पार्टी सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ टू पार्टी सिस्टम होता है वहाँ टू मेजर पार्टीज होती हैं। जैसे टू पार्टी सिस्टम यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यूएस में डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक है रिपब्लिकन पार्टी। यही बारी बारी से सरकार बनाते हैं और यूएस पर रूल करती हैं। ऐसे ही ब्रिटेन में टू पार्टी सिस्टम है, कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी। थर्ड है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां देयर आर नंबर ऑफ पार्टीज, जहां बहुत सारी पार्टीज देखने को मिलती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। तो जहां मल्टी पार्टी सिस्टम है, जहां जब चुनाव आते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो जब उनके नतीजे आते हैं तो ऐसी क्या होता है कि एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता। तो ऐसे में जो सरकारें हैं वो गठबंधन की सरकारें बनती हैं। तो कई सारी पार्टी आपस में सहयोग करती हैं, एक दूसरे को समर्थन देती हैं और वहाँ गठबंधन की सरकार बनती है, अलायंस होता है। तो कोलिशन गवर्नमेंट जो है, मल्टी पार्टी सिस्टम जहाँ होता है वहाँ अक्सर कोलिशन गवर्नमेंट देखने को मिलती है। जैसे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो इंडिया में भी कोलिशन गवर्नमेंट देखने को मिलती है। जैसे आज के समय में भी अगर देखा जाए तो एनडीए, ये एक अलायंस है। तो ये था थ्री काइंड्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हमने जान ली, थ्री काइंड्स ऑफ पार्टी सिस्टम भी जान लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वो भी जान लिया। तो अब बात करेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव में, कि क्योंकि हम इंडियन सिटीजन हैं, भारत के नागरिक हैं, इसलिए हमें इंडिया का पता होना बहुत जरूरी है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो इंडिया की जो पार्टी सिस्टम है इंडिया का, वो कैसा है, अब उसके बारे में जानेंगे कि पार्टी सिस्टम इंडिया में कैसा है, उसका क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट जो पार्टी सिस्टम है इंडिया में वो है मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि यहाँ अनेकों अनेक राजनीतिक दल हैं। वन पार्टी सिस्टम नहीं है, टू पार्टी सिस्टम भी नहीं है, यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। देयर आर नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अवेलेबल इन इंडिया। तो क्यों है इतनी पार्टीज, क्यों मल्टी पार्टी सिस्टम है? क्योंकि इस इंडिया का कॉन्टिनेंटल साइज, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल जो भारत का है, लार्ज साइज ऑफ इंडिया, कॉन्टिनेंटल साइज ऑफ इंडिया, इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम है। और डाइवर्सिफाइड इंडियन सोसाइटी, यानी इतना विविधताओं भरा देश है, भाषा अलग, थोड़ी दूरी पर चलते ही अलग अलग स्टेट्स की सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, उनका अपना पहनावा है, खान पान है, उनकी विचारधारा अलग अलग है, मौसम अलग अलग है, वहाँ के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फसल सब अलग अलग है। तो इतनी विविधताओं भरा जो हमारा देश है, जो हमारा भारत का समाज है, तो ऐसे में उनकी विचारधारा भी अलग अलग है, उनकी सोच भी अलग अलग है, इसलिए यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। सभी अपने अपने अधिकारों के लिए, अपने अपने इंटरेस्ट के लिए एक क्षेत्रीय पार्टी खड़ी कर लेते हैं उस स्टेट के लोग। तो इसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। यहाँ एडल्ट को, यानी जो व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र का हो गया है या इससे ऊपर का है, उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, गरीब हो या अमीर हो, या किसी भी समाज का हो, क्षेत्र का हो, धर्म का हो। तो अगर किसी भी उसका है, इससे सभी को वोट देने का अधिकार है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यही है। और भी कई फैक्टर्स हैं जिसके कारण यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम
है। तो आपको बता दें कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां लार्जेस्ट पार्टी सिस्टम, ये लार्जेस्ट पार्टी सिस्टम है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इंडिया के अंदर सबसे बड़ा पार्टी सिस्टम है। यहाँ सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज अवेलेबल हैं। इसके अलावा ऑल कैटेगरीज की पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ हैं, लेफ्टिस्ट पार्टीज, राइटिस्ट पार्टीज, सेंट्रिस्ट पार्टीज, कम्युनल पार्टीज, नॉन कम्युनल पार्टीज, सब अवेलेबल हैं यहाँ। तो इतनी सारी पार्टीज, इतनी कैटेगरीज, तो ऐसे में क्या होता है कि जब चुनाव होते हैं, चुनावों में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता। इस बार तो क्या है कि अभी तो जो आजकल का जो समकालीन जो राजनीति है उसमें क्या है कि पूर्ण बहुमत मिल रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर जब से हमारा देश आजाद हुआ है, ऑल ओवर अगर बात की जाए तो यहाँ गठबंधन की सरकारें बनती आई हैं। यहाँ पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, कोई भी अकेले कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाती, तो ऐसे में उन्हें दूसरी पार्टियों का समर्थन भी चाहिए होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि गठबंधन सरकारें बनती हैं, हंग पार्लियामेंट होती है, हंग असेंबलीज होती हैं। तो ये है मल्टी पार्टी सिस्टम, ये उसकी फर्स्ट विशेषता हो गई, पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इंडियन पार्टी सिस्टम की ये फर्स्ट विशेषता हो गई, फीचर्स हो गए। तो सेकंड जो है वो है वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, एक तो इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम होने के बावजूद भी इंडियन पार्टी सिस्टम जो है वो है वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। कैसे? अगर आजादी के बाद से अगर हिसाब लगाएं तो यहाँ कांग्रेस का राज रहा है, अधिकतर समय कांग्रेस पार्टी रही है, कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है, डोमिनेंस रहा है। तो रजनी कोठारी जी, जो कि एक एन एमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट है, विद्वान है, राजनीतिक विद्वान, उन्होंने इस वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम को या इंडियन पार्टी सिस्टम को एक संज्ञा दी है कि ये वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम है या फिर कांग्रेस सिस्टम है, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ बहुत लंबे समय तक उसका वर्चस्व रहा इंडिया के ऊपर, भारत के अंदर। अब जाके कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार आई है, कुछ नहीं तो पहले क्या था, कांग्रेस का ही राज रहा है। 1967 तक तो टोटली कांग्रेस का राज रहा है। उसके बाद धीरे धीरे डोमिनेंस, कांग्रेस का वर्चस्व कम होने लगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का अपनी अपनी, इतने जो भारत के राज्य हैं, राज्यों की राज्य क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होने लग गया और नई राष्ट्रीय पार्टीज, पॉलिटिकल राजनीतिक दल नेशनल लेवल पर उभर कर सामने आने लगे, जैसे कि बीजेपी, जनता पार्टी, जनता दल, ये सब सामने आने लगे। तब जाके कहीं ना कहीं कांग्रेस का डोमिनेंस थोड़ा कम होने लगा और एक कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी सिस्टम की शुरुआत हुई कि आपस में इनमें कंपटीशन चलने लगा। नहीं तो अभी तक क्या था, वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम रहा है इंडियन पार्टी सिस्टम। तो इसके बाद जो थर्ड जो विशेषता है वो है लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी। बीजेपी पार्टी जिसकी अपनी आइडियोलॉजी है, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, इनकी भी अपनी विचारधारा है। इसके अलावा दर्जनों या सभी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी अपनी खुद की कोई विचारधारा नहीं है, कोई क्लियर कट विचारधारा उनकी नहीं है, आइडियोलॉजी क्लियर कट नहीं है, कांग्रेस पार्टी की भी नहीं है। तो लगभग सभी संविधान की लिखी हुई बातों के इर्द गिर्द घूमती पार्टी नजर आती हैं। उनके यही मुद्दे, उनकी यही पॉलिसी और प्रोग्राम सबके लगभग सेम हैं। वो हैं कि गांधीज्म, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष। तो इस तरीके की संविधान में लिखी हुई बातें ही रट करके वो तोते की तरह गाते हैं। इसके अलावा उनका जो टोटली एम रहता है सभी पार्टीज का लगभग, चाहे वो आइडियोलॉजिकल पार्टी हो या नॉन आइडियोलॉजिकल या जिनकी आइडियोलॉजी नहीं है,
वो सभी पार्टीज लगभग पावर कैप्चरिंग के पीछे रहती हैं, सत्ता हासिल करना चाहती हैं किसी भी तरीके से। तो इंडिया के अंदर आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स ना हो करके यहाँ इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स रहती है कि वो सत्ता हासिल करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा छेड़ते रहते हैं और कैसे ना कैसे सत्ता में आना चाहते हैं। तो यहाँ इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स चलती है। तो ये हो गया थर्ड इंडियन पार्टी सिस्टम की का फीचर। तो फोर्थ है वो है पर्सनालिटी कल्ट। तो आपको बता दें इंडिया के अंदर पर्सनालिटी कल्ट यानी कि एमिनेंट लीडरशिप, यानी कि यहाँ भारत की जो राजनीति है उसमें क्या रहता है कि एमिनेंट लीडर को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, यानी कि नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी जाती है एज कंपेयर टू पार्टी। यानी कि जो पार्टी के जो लीडर होते हैं, जैसे मान लो अब की बात की जाए कि यहाँ आप लोगों ने बीजेपी को नहीं वोट दिया बल्कि मोदी जी को वोट दिया, और कहा भी जाता है बीजेपी सरकार नहीं मोदी सरकार बोला जाता है। यूपी में योगी सरकार बोला जाता है। तो और भी अगर एग्जाम्पल आपको के साथ शेयर करें तो वो जैसे मायावती की पार्टी, बसपा पार्टी, तो यहाँ जो लोगों ने वोट दिया वो किसको दिया? मायावती को दिया। या सपा पार्टी, तो सपा को नहीं वोट मिला, मुलायम सिंह को वोट मिला। इंडिया के अंदर पार्टी, पूरी की पूरी पार्टी भी जो है वो उसके लीडर के नाम से जानी जाती हैं, देवीलाल। और ऐसे आपको कांग्रेस राज जब था, जब डोमिनेंस थी, तो सबको पता है कि कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी रही है वो क्यों रही है? इंदिरा गांधी की लीडरशिप के कारण कांग्रेस की लीडरशिप रही, पॉपुलैरिटी रही। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की, राजीव गांधी, इनके कारण ही कांग्रेस की पॉपुलैरिटी रही है। जैसे ही नया लीडर किसी और पार्टी में उभर कर जब सामने आता है तो उस पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है जिस पार्टी का वो लीडर होता है। जैसे अरविंद केजरीवाल आप पार्टी, तो ये क्या है? ये पर्सनैलिटिकल पॉलिटिक्स है। तो यहाँ एक फ्रेज यूज किया जाता है, लाइन यूज की जाती है कि देयर आर पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज रेदर देन पॉलिटिकल पार्टीज। तो इंडिया में पार्टी को कम, पर्सनैलिटी को ज्यादा वैल्यू दी जाती है बेस्ड ऑन फिफ्थ जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का जो फीचर है वो है बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल फैक्टर्स। आपको बता दें कि इंडिया के अंदर पहले तो ये समझें, वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्ट में क्या होता है, यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस में, कनाडा में, ब्रिटेन में, फ्रांस में या अदर यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है कि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो, या पॉलिटिकल पार्टीज जो आती हैं वो कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोग्राम्स को आगे लेकर के या उससे रिलेटेड इश्यूज को सामने रख के आती हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो पार्टीज का जो मेन बेस होता है वो रिलीजन होता है, कास्ट होता है, लैंग्वेज, कल्चर, रेस। फॉर एग्जांपल शिवसेना, ये एक रिलीजन बेस्ड पार्टी है या रीजनल बेस्ड पार्टी है, या मराठा लैंग्वेज बेस्ड पार्टी है, कल्चर बेस्ड पार्टी है। मुस्लिम लीग ये एक रिलीजन बेस्ड पार्टी है। बसपा, बीएसपी, मायावती की पार्टी, ये एक कास्ट बेस्ड पार्टी है। इसके अलावा गोरखा लीग, ये रेस से रिलेटेड पार्टी है। अकाली दल, ये भी रिलीजन बेस्ड पार्टी है। हिंदू महासभा, रिलीजन। तो यहाँ इंडिया के अंदर पार्टीज के उदय होने का जो मेन बेस है, आधार है, वो ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल फैक्टर्स के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज का उदय होता है। तो ये हो गया फिफ्थ फीचर। जो सिक्स्थ है वो है इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज। इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ नेशनल पार्टीज भी हैं और रीजनल पार्टीज भी हैं। रीजनल पार्टीज जो कि अपनी अपनी स्टेट में
रूलिंग पार्टीज बन जाती हैं। जैसे, और उनका मुख्य जो रोल रहता है शुरुआत में, वो अपनी अपनी स्टेट में रहता है। जैसे अकाली दल पंजाब में, जेडीयू या आरजेडी बिहार में, एआईएडीएमके तमिलनाडु में, बीजेडी उड़ीसा में। तो ये सब क्षेत्रीय पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं। इनका अपने अपने स्टेट में पूरा कंट्रोल है और ये कई बार रूलिंग पार्टीज भी रही हैं। और ये शुरुआत में एक स्टेट तक ही सीमित थी, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो इनमें से कई पार्टीज नेशनल पॉलिटिक्स में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, बहुत ही एमिनेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो ऐसी जो पार्टीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। किसी को पूरा बहुमत नहीं मिल पाता जब, और कोलिशन गवर्नमेंट बनने लगती है, गठबंधन की सरकार जब बनती है, तब ये छोटी छोटी पार्टीज को साथ लेकर ही इनका समर्थन बहुत जरूरी हो जाता है और ये एक एमिनेंट रोल प्ले करती हैं नेशनल पॉलिटिक्स में। तो इंडिया के अंदर रीजनल पार्टीज बहुत सारी हैं, हर स्टेट में हैं, और इनका नेशनल लेवल पर भी बहुत बड़ा रोल रहता है। फैक्शंस एंड डिफेक्शंस, फैक्शंस एंड डिफेक्शंस मतलब नया दल बनाना, डिफेक्शन मतलब दल परिवर्तन करना, मतलब पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना। राजनीतिक नेता क्या करते हैं कि अपने खुद के सियासी स्वार्थ के लिए, जब उन्हें एक पार्टी से, अपनी पार्टी से चुनावी सीट नहीं मिलती तो वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, या दूसरे के कोई उन्हें लालच दे देता है पैसों का, मनी, तो ऐसे में तब भी वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, अपनी पार्टी छोड़ देते हैं। तो वही बात हो रही है कि इंडिया में, इंडियन पार्टी सिस्टम में ये एक और फीचर है, विशेषता है कि यहाँ फैक्शंस एंड डिफेक्शन चलता है, या नए दल बना दिए जाते हैं और दल परिवर्तन कर दिए जाते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। फैक्शनलिज्म यानी नया दल बनाना, डिफेक्शंस यानी अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करना, दल परिवर्तन। स्प्लिट्स यानी टूटना, यानी एक पार्टी के दो टुकड़े हो जाना, जैसे इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। कांग्रेस पार्टी टूट गई थी, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ इंदिरा गांधी के समर्थक सभी कांग्रेस आई, यहाँ दो पार्टीज हो गई थी, इधर कांग्रेस नॉर्मल पार्टी और एक कांग्रेस आई मतलब इंदिरा गांधी पार्टी। तो ये हो गया स्प्लिट्स। मर्जर्स यानी विलय का एग्जांपल अगर दूं मैं, दो पार्टी जब एक हो जाती हैं, एक पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय हो जाता है, तो उसे कहते हैं मर्जर्स। यानी कि जैसे हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में भजन लाल कभी सीएम हुआ करते थे, तो उन्हें सीएम का पद जब नहीं मिला तो किसी और लीडर को जब ये पद दे दिया गया सीएम का, तो वो नाराज होकर के उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, हरियाणा जनहित कांग्रेस। तो ये स्प्लिट हो गया। इसके बाद क्या हुआ, एक नया दल बन गया, यानी कि ये फैक्शनलिज्म हुआ। इसके बाद क्या हुआ, दोबारा इसका विलय हो गया कांग्रेस में ही, जब वो पार्टी चल नहीं पाई तो उसका दोबारा विलय हो गया कांग्रेस में ही। तो तब क्या हुआ, ये जब विलय हुआ तब ये हो गया मर्जर्स। तो फ्रेगमेंटेशन यानी पार्टी के अंदर ही कई सारे गुट बन जाना और पार्टी का बिखराव हो जाना। पार्टी से अलग लोग नहीं हुए, लेकिन फिर भी इसका अंदर ही अंदर गुट बन गए और बिखराव हो गया। मतलब जो पार्टी की यूनिटी है वो कम हो गई, आपसी टूट फूट, पार्टी में रंजिश दुश्मनी बढ़ गई। जैसे क्या होता है कि कई लीडर्स हो जाते हैं तो उनके अपने अपने समर्थक हो जाते हैं, तो कई सीएम के जब चेहरे हो जाते हैं तो ऐसे में फ्रेगमेंटेशन का आना स्वाभाविक हो जाता है। वही बात हो रही है। तो पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण यानी एक लीडर के चारों ओर डिसीजंस या पार्टी की सारी अहम जिम्मेवारी या फिर डिसीजंस इर्द गिर्द घूमते हैं।
ऐसे में एक जब नया लीडर आ जाए उसी पार्टी का, या 2-3 लीडर आ जाए, तो जब दूसरी डिसीजन पावर यहाँ से चल करके, या डिसीजंस का परिवर्तन जब हो जाता है और दूसरी लीडर के चारों ओर इर्द गिर्द जब सारी व्यवस्था घूमने लग जाए, इसकी चलनी बंद हो जाए और इसकी चलनी शुरू हो जाए, सारे डिसीजन पावर दूसरे लीडर के पास आ जाए उसी पार्टी के, तो ऐसे में ये ध्रुवीकरण हो गया। तो ये है पोलराइजेशन। तो ये चीजें बहुत चलती हैं। इनके कारण होता क्या है कि सरकारें गिर जाती हैं या सरकारें बदल जाती हैं। इंस्टेबिलिटी सेंटर लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी इंस्टेबिलिटी इस प्रकार की देखने को मिलती है, या गठबंधन सरकारें बनती हैं जिससे डेवलपमेंट में रुकावटें आती हैं। तो इसके अलावा 8th जो फीचर है वो है लैक ऑफ इफेक्टिव ऑपोजिशन, यानी कि प्रभावशाली विपक्ष का अभाव। इंडिया के अंदर हमेशा से ही प्रभावशाली विपक्ष का अभाव रहा है। होता क्या है, जब कोई विपक्ष या तो कमजोर रहता है, जब विपक्ष प्रभावशाली होने लगता है तब इलेक्शंस आते हैं, और वो जो विपक्ष जो प्रभावशाली होता है वो रूलिंग पार्टी बन जाता है, वो सत्ता में आ जाता है, विपक्ष फिर कमजोर का कमजोर। तो क्या है कि यहाँ भारत जैसी जहाँ संसदीय शासन प्रणाली है या लोकतांत्रिक कंट्री है, यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहाँ इफेक्टिव ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए और इंडिया की सक्सेस के लिए। और इफेक्टिव ऑपोजिशन करता क्या है, ये चेक्स करता है ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी ऑफ रूलिंग पार्टी, यानी कि जो मनमानी भरे जो सरकार के तौर तरीके होते हैं या जो तानाशाही नीतियां होती हैं सरकारों की, ये उन पर रोक लगाता है या उनको कंट्रोल करने का काम करता है इफेक्टिव ऑपोजिशन। विपक्ष का काम होता है ये विरोध करना, आलोचना करना। इसके अलावा प्रोवाइड करता है अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, ये एक वैकल्पिक सरकार प्रोवाइड करता है। तो अब हम पढ़ेंगे रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टीज। तो जो नई मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी बनी है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी उसको कब एक स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है और कब उसे नेशनल पार्टी तक का दर्जा मिल जाता है, उसको रिकॉग्निशन कैसे मिलता है, तो अब ये पढ़ेंगे हम, ये समझेंगे। तो जो इलेक्शन करवाने का काम होता है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। तो इलेक्शन कमीशन जो होता है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर्ड करता है इलेक्शंस के लिए। और जो जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उनको सब पार्टीज को जब वोट मिलते हैं तो उनकी जो पोल परफॉर्मेंस होती है उनके आधार पर ही इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है किसी भी पार्टी को एज अ स्टेट पार्टी और अ नेशनल पार्टी। तो रिकॉग्निशन मिलने से क्या होता है, किसी पार्टी को जब नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, ये स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है, तो इससे होता क्या है, तो जब किसी पार्टी को नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है, रिकॉग्निशन हो जाता है, तब उसे कुछ राइट्स मिल जाते हैं, कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, कुछ विशेषाधिकार मिल जाते हैं। तो वो प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार, अधिकार क्या है, जैसे एक स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी को एक सिंबल मिल जाता है, उसको एक रिजर्व्ड सिंबल,
ऐसा सिंबल जो कि एक स्टेट पार्टी अपने स्टेट में उस सिंबल के साथ इलेक्शन लड़ सकती है और उस सिंबल को यूज कर सकती है। और एक नेशनल पार्टी नेशनल लेवल पर उस सिंबल को यूज कर सकती है। वो सिंबल रिजर्व्ड रहता है एक नेशनल पार्टी के लिए। जैसे नेशनल पार्टी बीजेपी तो कमल का फूल, नेशनल पार्टी कांग्रेस तो हाथ का निशान। ऐसे ही अदर पार्टीज जो होती हैं, नेशनल और स्टेट पार्टीज, उनका भी अपना अपना सिंबल है जो कि एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को नहीं मिलता। वो रजिस्टर्ड पार्टीज जो एक स्टेट पार्टी भी नहीं है, एक नेशनल पार्टी भी नहीं है, एक अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, उसको सिंबल नहीं मिलता। तो ऐसे में जब इलेक्शंस आते हैं तो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज जो होती हैं उन्हें सिंबल सिलेक्ट करना पड़ता है लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल्स में से। यानी कि इलेक्शन कमीशन एक लिस्ट जारी करता है सिंबल्स की। उन सिंबल्स में से अनरिकॉग्नाइज्ड जो पार्टीज होती हैं अपने लिए एक सिंबल चुन लेती है और उसी चुने हुए सिंबल पर वो चुनाव लड़ती है। जबकि एक नेशनल और स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी जो होती है उसका जो सिंबल है रिजर्व्ड रहता है। इसके अलावा अलग से जो एक प्रिविलेज मिलता है एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को, वो है प्रोविजन ऑफ टाइम फॉर पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट ऑन द स्टेट ओन टेलीविजन एंड रेडियो स्टेशंस। जो गवर्नमेंट के चैनल हैं, न्यूज़ चैनल या एनी अदर चैनल्स, उनमें और रेडियो स्टेशंस जैसे ऑल इंडिया रेडियो पर, ऐसे चैनल्स पर इन नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टीज को अपने पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट या एडवर्टाइजमेंट करने का उनको अधिकार मिल जाता है, अपनी बात रखने का अधिकार मिल जाता है। उन्हें एक टाइम मिलता है जो कि एक अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी को नहीं मिलता। ऐसे ही नीड ओनली वन प्रपोजर फॉर नॉमिनेशन, नॉमिनेशन के लिए सिर्फ एक ही प्रपोजर चाहिए होता है एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को, जबकि अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज रहती हैं। इसके बाद एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को 40 स्टार कैंपेनर्स अलाउ कर दिए जाते हैं। स्टार कैंपेनर्स वो होते हैं कि जब इलेक्शंस आते हैं तो ये जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं ये अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कैंपेनिंग करते हैं, पॉलिटिकल कैंपेनिंग, प्रचार प्रसार करते हैं, पार्टी की विचारधारा जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इलेक्शंस के समय में जो पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए उनको हेल्प करते हैं और उनकी कैंपेनिंग करते हैं। तो ये काम 40 स्टार कैंपेनर्स अलाउड कर दिए जाते हैं एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जबकि एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी को सिर्फ 20 स्टार कैंपेनर्स ही रखने का अधिकार है। उन्हें सिर्फ 20 स्टार कैंपेनर्स अलाउ किए जाते हैं। तो ये जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के हो या अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के हो, इनका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चा होता है ट्रैवलिंग का, यात्राओं का, वो कैंडिडेट के एक्सपेंसेस के साथ नहीं जोड़ा जाता। क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक लिमिट तय की गई है कि एक कैंडिडेट एक लिमिट तक चुनाव में खर्चा कर सकता है, उस लिमिट से ज़्यादा वो खर्चा नहीं कर सकता, ताकि किसी भी प्रकार का करप्शन न हो पाए, वोट खरीदे ना जा पाए। कोई भी कैंडिडेट अपने पैसों के दम पर
इलेक्शन ना जीते, बल्कि अपनी योग्यता के आधार पर इलेक्शन जीते। इसलिए कुछ लिमिट तय करी हुई है इलेक्शन कमीशन ने कैंडिडेट्स के एक्सपेंडिचर्स को लेकर के। इसमें स्टार कैंपेनर्स को का जो ट्रेवलिंग का एक्सपेंसेस होते हैं, ये कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर्स के साथ इंक्लूड नहीं किए जाते, बल्कि अलग रहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करती है किसी भी पार्टी को, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, उनकी पोल परफॉर्मेंस को देख करके। तो अब हम वही जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कंडीशन फिक्स की हुई हैं कि उन कंडीशन को पूरा करने के बाद कोई भी पार्टी बना दी जाएगी एज अ नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। तो वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये 3 कंडीशंस फिक्स की गई हैं। इन 3 कंडीशन में से अगर किसी एक कंडीशन को भी कोई पार्टी पूरा कर दे तो वो पार्टी नेशनल पार्टी बना दी जाएगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और अगर कोई पार्टी इन 5 कंडीशन को पूरा कर दे तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो पार्टी स्टेट पार्टी बना दी जाएगी, रिकॉग्नाइज कर दी जाएगी। तो अब यही हम जानेंगे वन बाय वन कि कैसे कोई पार्टी एक नेशनल पार्टी बन सकती है और एक स्टेट पार्टी बन सकती है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो है कि अगर कोई पार्टी लोकसभा चुनावों में या किसी राज्य के विधानसभा चुनावों में 4 स्टेट के अंदर 6% वैलिड वोट्स ले आए और साथ में 4 लोकसभा की सीट जीत जाए किसी भी स्टेट से, तो वो पार्टी नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज कर दी जाएगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। मान लो यहां एक पार्टी है बीके पार्टी, ये नई एक पार्टी बना दी हमने एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए। बीके पार्टी नई पार्टी खड़ी हुई है, पहली बार इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि हमें रजिस्टर्ड करो, हमारा अपने पास नाम दर्ज करके हमें रजिस्टर्ड करो। रजिस्टर्ड हो गई वो पार्टी। पहली बार चुनाव हुए लोकसभा के। लोकसभा चुनावों में हरियाणा में टोटल वोट पड़े जी 100, पंजाब में वोट पड़े जी 200 टोटल वोट पड़े, बिहार में वोट पड़े जी 400 और उत्तर प्रदेश में वोट पड़े 600। ये टोटल वोट पड़े। इनमें से बीके पार्टी को हरियाणा में 6 वोट मिले सिर्फ, पंजाब में मिले जी 12 वोट, बिहार में 24 वोट मिल गए और साथ में यूपी में 36 वोट मिले। तो इनको एक नेशनल पार्टी बनने के लिए 6% वैलिड वोट्स चाहिए थे। तो वैलिड वोट्स 6% चाहिए 4 स्टेट में या फिर 4 से ज्यादा स्टेट में। तो 4 लोकसभा चुनावों में 4 स्टेट के अंदर इनको हरियाणा में तो 6 वोट मिले 100 में से, पंजाब में 200 में से 12 वोट मिल गए, 400 में से 24 वोट मिल गए बिहार में, और यूपी में 600 में से 36 वोट मिल गए। तो यहाँ अगर हम परसेंटेज का हिसाब लगाएं तो यहाँ इनके 6% वोट इनको मिल गए, पंजाब में भी 6% वोट मिल गए, बिहार में 6% वोट मिल गए और यूपी में भी इनको 6% वोट मिल गए। तो 4 स्टेट में इनको 6% वैलिड वोट्स मिल गए हैं। अब नेशनल पार्टी बनने के लिए एक और कंडीशन है, 6% वैलिड वोट्स के साथ साथ 4 सीट लोकसभा में जीती होनी चाहिए। मतलब उनको उनके पास ऐसे 4 एमपी भी चाहिए जो अभी अभी चुनाव जीत करके आए हों और बीके पार्टी से हों। तो मान लो हरियाणा से उनको 2 सीटें मिल गई लोकसभा सीट, एमपी 2 बन गए उनके,
और यूपी में भी इनको दो इनके एमपी जीत गए, मतलब कैंडिडेट लोकसभा का चुनाव जीत गए और एमपी बन गए। तो यहाँ इनको 2 सीटें हरियाणा से मिल गई, 2 सीटें यूपी से मिल गई। तो ऐसे में उनको 4 लोकसभा सीट मिल गई, साथ में 6% वैलिड वोट्स मिल गए 4 स्टेट में। तो इनका ये कंडीशन पूरी हुई, क्राइटेरिया पूरा हुआ। तो यहाँ पर बीके पार्टी इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल पार्टी बना दी जाएगी, रिकॉग्नाइज कर दी जाएगी, घोषित कर दी जाएगी। तो ये है फर्स्ट कंडीशन। इसको अगर कोई भी पार्टी या बीके पार्टी पूरा करती है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ये थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन को हम अब समझेंगे। सेकंड कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन है अगर कोई पार्टी लोकसभा की टोटल सीट में से 2% सीट जीत जाए 3 स्टेट के अंदर, तो वो पार्टी नेशनल पार्टी के लिए रिकॉग्नाइज कर दी जाएगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। मान लो लोकसभा की टोटल सीट है 550। 550 में से 2% कितना हुआ? 550 का 2% वो हुआ 11। यानी कि अगर कोई पार्टी लोकसभा के अंदर 11 सीट जीत जाती है, यानी 2% सीट जीत जाती है, तो वो पार्टी बना दी जाएगी नेशनल पार्टी। लेकिन ये 11 सीटें जो हैं ये किसी एक स्टेट में से नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये जो 11 सीट हैं ये यूपी स्टेट में से ही आ गई, नहीं। कुछ सीटें यूपी से आए, कुछ सीटें किसी अदर स्टेट में से आए और कुछ सीटें तीसरी स्टेट में से आए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही स्टेट में से अगर आएगी तो वो एक स्टेट पार्टी बनकर रह जाएगी, लेकिन यहाँ नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करने की बात चल रही है। इसलिए 3 स्टेट तय की गई हैं कि अगर 3 स्टेट के अंदर कोई पार्टी 2% लोकसभा की सीट ले आए, यानी 11 सीट भी अगर ले आए, तो वो पार्टी नेशनल पार्टी घोषित कर दी जाएगी। तो इसको समझो, मान लो हरियाणा के अंदर किसी बीके पार्टी को 2 सीट मिली, पंजाब में इनको 5 सीट मिली, यूपी के अंदर इनको कितनी मिली जी? 5, 2 और ये 4। ठीक है, तो यहां मान लो इनको 11 सीट मिल गई, 2 हरियाणा से, 5 पंजाब से और यूपी से 4। तो यहाँ इनका 11 सीट का क्राइटेरिया पूरा हो गया, 3 स्टेट में से आ गई सीट। तो ये कंडीशन इनकी पूरी हुई और यहाँ पे भी ये नेशनल पार्टी बनने के लिए रिकॉग्नाइज हो जाती है। अगर ऐसे भी कोई इस कंडीशन को भी कोई पार्टी पूरा कर दे तो वो नेशनल पार्टी के लिए रिकॉग्नाइज कर दी जाएगी। इसके बाद जो थर्ड कंडीशन है वो है कि अगर कोई पार्टी इन्हीं 4 स्टेट के अंदर एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाती है, 4 स्टेट की स्टेट पार्टी बन जाती है, तो वो पार्टी नेशनल पार्टी घोषित कर दी जाएगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसको भी समझो। मान लो हरियाणा के अंदर कोई बीके पार्टी स्टेट पार्टी बन चुकी है, फिर पंजाब में भी वो स्टेट पार्टी बन गई, फिर जी यूपी के अंदर वो स्टेट पार्टी बन गई, फिर जी झारखंड के अंदर भी वो पार्टी स्टेट पार्टी बन गई। तो अगर 4 स्टेट के अंदर कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी बन जाती है तो वो एक नेशनल पार्टी घोषित कर दी जाएगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अभी हाल ही फिलहाल में थोड़े दिनों पहले ही एक न्यूज आई है कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज कर दी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। वो अब इंडिया की 9th नेशनल पार्टी बन चुकी है, आम आदमी पार्टी। इससे पहले ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के अलावा 8 नेशनल पार्टी इंडिया के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जो एक नेशनल पार्टी अभी अभी रिकॉग्नाइज की गई है, उसने इस क्राइटेरिया को पूरा किया, थर्ड वाले इस कंडीशन को उसने पूरा किया है।
आपको बता दें दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ की वो स्टेट पार्टी है। पंजाब में बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पे भी पंजाब में भी वो स्टेट पार्टी है। इसके अलावा स्टेट पार्टी बनने के लिए दरअसल वहाँ पर भी 6% वैलिड वोट्स चाहिए होते हैं और साथ में 2 सीट एमएलए की चाहिए होती हैं। तो वो अभी आपको हम समझाएंगे, यहाँ मोटा मोटा आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर वो स्टेट पार्टी है, पंजाब में भी वो स्टेट पार्टी है। गोवा के चुनाव हुए थे, गोवा के चुनावों में भी उनको 6% से ज़्यादा वोट मिल गए थे और कुछ सीटें भी उन्होंने जीती थी। तो ऐसे में वो गोवा की भी स्टेट पार्टी थी, आम आदमी पार्टी। फिर जी अभी कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव हुए। हिमाचल प्रदेश में तो उनसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन गुजरात वालों ने उनको अच्छा रिस्पॉन्स दिया। गुजरात के अंदर उनको 13% वैलिड वोट मिल गए और उन्होंने 5 सीटें एमएलए की जीती। तो स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है? 6% वैलिड वोट्स चाहिए होते हैं और 7 विधानसभा चुनावों में और 2 सीटें एमएलए की चाहिए होती हैं। तो यहाँ उन्हें 5 सीटें मिल गई और साथ में गुजरात में 13% वैलिड वोट्स मिल गए। तो यहाँ गुजरात की भी वो स्टेट पार्टी बन गई और साथ ही 4 स्टेट की वो स्टेट पार्टी बन गई, इसलिए उसे नेशनल पार्टी का भी दर्जा मिल गया और इलेक्शन कमीशन ने उसको रिकॉग्नाइज किया एज अ 9th नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया, आम आदमी पार्टी को। तो ये भी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है। अब हम समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा किसी पार्टी को कैसे स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो स्टेट पार्टी बनने के लिए ये 5 कंडीशन है। इन 5 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को अगर कोई पार्टी पूरा कर दे तो वो एक स्टेट पार्टी के लिए रिकॉग्नाइज कर दी जाती है, उसको कुछ विशेषाधिकार प्रिविलेजेस दे दिए जाते हैं। तो मैं क्योंकि हरियाणा का हूं, मेरी स्टेट हरियाणा है, इसलिए मैं हरियाणा का एग्जांपल लेकर के स्टेट पार्टी की कंडीशंस को समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर भी एक पार्टी है बीके पार्टी। तो मान लो विधानसभा चुनाव आए, राज्य के विधानसभा चुनाव आए, अगर विधानसभा चुनाव के अंदर बीके पार्टी 6% वैलिड वोट्स ले आती है और साथ में दो दो सीटें विधानसभा यानी कि एमएलए की भी 2 सीटें अगर वो जीत जाती है तो वो पार्टी स्टेट पार्टी के लिए रिकॉग्नाइज कर दी जाएगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो मान लो इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। मान लो हरियाणा में चुनाव हुए, टोटल वोट पड़े जी 1000। 1000 में से बीके पार्टी को मिले जी 60 वोट, यहाँ उनको 60 वोट मिल गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीके पार्टी ने 6% वैलिड वोट्स प्राप्त कर लिए। साथ में ही बीके पार्टी को 2 सीटें विधानसभा में मिल गई, 2 उनके एमएलए, 2 उनके विधायक बन गए बीके पार्टी के। तो ऐसे में क्या है कि 6% वैलिड वोट्स बन गए, साथ में 2 उनको सीटें मिल गई। तो इससे बीके पार्टी स्टेट पार्टी बनने के लिए एलिजिबल हो गई। एक तो कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है कि अगर लोकसभा के चुनाव आ गए जी, आम चुनाव आए लोकसभा के, जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा पार्लियामेंट के चुनाव आ गए हैं। तो पार्लियामेंट के चुनाव में पार्टी हरियाणा की है बीके पार्टी। बीके पार्टी को लोकसभा चुनावों में अगर 6% वोट मिल जाते हैं वैलिड वोट्स और साथ में 1 सीट अगर लोकसभा की बीके पार्टी जीत जाती है तो ऐसे में बीके पार्टी स्टेट पार्टी बनने के क्राइटेरिया को पूरा कर देगी और वो रिकॉग्नाइज कर दी जाएगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा एज अ स्टेट पार्टी। तो मतलब मान लो लोकसभा चुनावों में टोटल वोट 10,000 पड़ गए। 10,000 वोटों में से बीके पार्टी को 600 वोट मिल गए, साथ में एक उनका सांसद भी बन गया बीके पार्टी का, सिर्फ 1 ही सीट वो जीते। तो ऐसे में
उनको यहाँ 6% वैलिड वोट मिल गए, साथ में एक उनका एमपी बन गया, तो ऐसे में ये स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेगी बीके पार्टी। अब थर्ड कंडीशन को समझेंगे। थर्ड कंडीशन है, अगर कोई पार्टी किसी विधानसभा राज्य के विधानसभा की टोटल सीटों में से 3% सीट भी अगर जीत जाती है तो वो पार्टी स्टेट पार्टी बन जाएगी उस स्टेट की, या फिर 3 सीटें उनको जीतनी जरूरी होंगी, विच एवर इज मोर। तो इसको समझो थोड़ा ध्यान से एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो यूपी के अंदर टोटल विधानसभा की टोटल सीट है 300, इसमें से 3% उनको विधानसभा में सीटें जीतनी जरूरी हैं। तो 3% जीतनी है, तो 3% का अगर हिसाब लगाएं तो यानी कि 9 सीटें उनको जीतनी जरूरी हैं अगर उनको स्टेट पार्टी का दर्जा चाहिए बीके पार्टी को। और यही सेम कंडीशन अगर गोवा में कर दें, गोवा में टोटल सीटें, छोटा सा राज्य है, टोटल विधानसभा सीटें हैं मान लो 40, तो इसका अगर 3% हम निकालें तो ये निकल के आता है लगभग मुश्किल से सिर्फ 1 सीट। तो अगर अब हिसाब लगाओ, यूपी की स्टेट पार्टी बनने के लिए 9 सीटें चाहिए और गोवा की स्टेट पार्टी बनने के लिए सिर्फ 1 सीट चाहिए। क्या ये सही है? क्या ये जस्टिस है? क्या नहीं। इसलिए एक क्राइटेरिया तय किया हुआ है कि विच एवर इज मोर। तो गोवा को यहां पर 1 सीट जीतने से काम नहीं चलेगा, यहां उनको 3 सीटें, मिनिमम 3 सीटें तो जीतनी ही पड़ेंगी। और यूपी के अंदर जहां 3% 9 निकल के आ रहा है, तो यहां उनको 9 सीटें ही जीतनी पड़ेंगी, 9 सीटें ही जीतनी पड़ेंगी, तभी जा करके बीके पार्टी को यूपी की स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा। और यहाँ गोवा में 3 सीटें मिनिमम जीतनी जरूरी हैं, तब बीके पार्टी को गोवा की स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा। यहाँ ये बात हो रही है। अब समझेंगे फोर्थ कंडीशन को। फोर्थ कंडीशन है, अगर कोई पार्टी 25 किसी राज्य के लोकसभा चुनावों में किसी राज्य में 25 सीटों में से 1 सीट भी अगर जीत जाए, 25 सीटों में 1 सीट जीतनी जरूरी है, तो उसे स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करो। मान लो यूपी है, यूपी में टोटल लोकसभा सीटें 200 हैं। तो यूपी के अंदर अगर किसी पार्टी को यूपी की स्टेट पार्टी का दर्जा चाहिए तो उसको 25 सीटों में 1 सीट जीतनी जरूरी है। यानी इसको 25 से डिवाइड करो, कितनी निकल के आएगी? 8 लोकसभा सीट जीतनी जरूरी है अगर यूपी की स्टेट पार्टी का दर्जा चाहिए। तो बीके पार्टी को 8 सीटें जीतनी जरूरी हैं। अगर राजस्थान के अंदर टोटल लोकसभा की सीटें जो हैं वो 100 हैं, तो अगर राजस्थान की स्टेट पार्टी का दर्जा चाहिए तो यहां भी 25 सीटों में से 1 सीट जीतनी जरूरी है, यानी कि 4 सीटें जीतनी बीके पार्टी को जरूरी है अगर उसको राजस्थान की स्टेट पार्टी का दर्जा चाहिए। ऐसे ही अगर किसी पंजाब के अंदर किसी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा चाहिए तो 25 सीटों में से लोकसभा की 1 सीट जीतनी जरूरी है। 25 सीटों में से 1, यानी पंजाब में अगर 50 सीटें हैं टोटल लोकसभा की,
तो ऐसे में इनको 25 सीटों में से एक जीतनी जरूरी है, यानी कि 2 सीटें अगर पंजाब में अगर बीके पार्टी जीत जाती है तो उसे पंजाब की स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो अब आप हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को भी। तो अब हम आपको 5th कंडीशन के बारे में समझाएंगे। अगर किसी पार्टी को लोकसभा चुनावों में या विधानसभा चुनावों में 8% वैलिड वोट मिल जाते हैं और कोई भी सीट नहीं मिलती, तब भी वो पार्टी स्टेट पार्टी बनने के लिए रिकॉग्नाइज कर दी जाएगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करो। मान लो हरियाणा के अंदर टोटल वोट पड़े जी कितने, 10,000, और 10,000 में से बीके पार्टी को 800 वोट मिल गए। तो 800 वोट मिलने पर इनका 8% वाला वैलिड वोट्स का क्राइटेरिया पूरा हुआ। इनको 8% वोट मिल गए हरियाणा के अंदर, यानी कि 8% वैलिड वोट्स मिल गए। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन के द्वारा बीके पार्टी स्टेट पार्टी के लिए रिकॉग्नाइज कर दी जाएगी और उसको प्रिविलेजेस मिल जाएंगी, कुछ विशेषाधिकार मिल जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कैसे आम आदमी पार्टी 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के बाद एक नेशनल पार्टी बना दी जाती है।